हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे और फार्माकोडायनेमिक्स की बात करेंगे, जिसमें रिसेप्टर फार्माकोलॉजी हमने पढ़ने का बोला था आज। तो आज जो है, अभी हम पहले प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन की बात कर लेते हैं। मतलब किस एक्शन से, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड ड्रग एक्शन करता है, किन किन प्रिंसिपल पर। सबसे पहले ड्रग एक्शन कैसे करता है, अल्टर कर देता है, दे अल्टर द पेस ऑफ द ऑनगोइंग एक्टिविटी। जो हमारी बॉडी में नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है, जैसे पेन यदि हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, हमको दर्द हो रहा है कहीं पे, वो नॉर्मल एक्टिविटी है, कुछ कारण से वो दर्द हुआ है, कुछ कमी रह गई होगी या फिर कुछ ना कुछ एक्सेसिव एक्सरसाइज की होगी आपने, कुछ ना कुछ किया होगा, नॉर्मल है, जिस कारण से पेन हो रहा है। उसके पेस को अल्टर करना वो ड्रग का काम है, ताकि आपको रिलीफ दे सके। किस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पहला स्टिमुलेशन, या तो स्टिमुलेशन करेगा ड्रग, उस हिसाब से ड्रग इफेक्ट देगा अपना। तो स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल एनहांसमेंट ऑफ एक्टिविटी को बढ़ाना कोई चीज की। जैसे जैसे एग्जांपल, एड्रेनलिन स्टिमुलेट कर देता है हार्ट को, पिलोकार्पिन स्टिमुलेट कर देता है सलाइवरी ग्लैंड को, ठीक है, ये स्टिमुलेशन होगा। डिप्रेशन का मतलब होता है कोई भी चीज को घटाना, बिल्कुल डिप्रेस कर देना। स्लोअरिंग द एक्टिविटी ऑफ एनी स्पेशलाइज्ड सेल, कोई खास स्पेशलाइज्ड सेल का स्लोअरिंग करना एक्टिविटी। तो एग्जांपल है बार्बिचुरेट, डिप्रेस कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, क्विनिन डिप्रेस कर देता है हार्ट। और ये बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत, ठीक है। इरिटेशन का मतलब होता है कि आपका कोई नॉक्सियस इफेक्ट देना। क्या बोल रहा है, नॉन सिलेक्टिव ऑफन नॉक्सियस इफेक्ट टू लेस स्पेशलाइज्ड सेल। मतलब इरिटेशन का मतलब तो पूरा ओवरऑल लेस स्पेशलाइज, मतलब कोई स्पेशलाइज्ड सेल नहीं, ओवरऑल इफेक्ट जो देता है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक एरिया में वो दे रहा है। नॉक्सियस इफेक्ट दे रहा है मतलब थोड़ा सा ना आपको उसमें घबराहट, या फिर बोलेंगे इरिटेशन मतलब क्या, वही जो इरिटेशन का मतलब चिड़चिड़ाहट, तो वो वही बोल रहा है, नॉक्सियस इफेक्ट दे रहा है लेस स्पेशलाइज्ड सेल में। जैसे कि बिटर्स, कोई भी कड़वी चीज खाते हैं हम तब इरिटेट होते हैं। काउंटर इरिटेंट की बात करते हैं, जो बाम हम हमारे सर में लगाते हैं तो हमको जलन देता है, इरिटेट होता है, जिस कारण से वेसोडाइलेशन होता है, और जिस कारण से जो है हमारा वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन से जो भी बोलेंगे वो हट जाते हैं। और उसके हटने के बाद जो है वो हमारा जो डायलेशन होने के बाद वो दर्द थोड़ी देर में चला जाता है। इस तरीके से मतलब ब्लड फ्लो बढ़ा देता है उस एरिया में काउंटर इरिटेंट, क्योंकि वेसोडाइलेशन कर देता है, जिस कारण से वो दर्द थोड़ी देर में चला जाता है। अब रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, तो रिप्लेसमेंट मतलब होता है जो हमारी बॉडी में पहले से मेटाबोलाइट प्रेजेंट है, नेचुरली ओकरिंग, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ करके सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं उसका। यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट हार्मोन और देयर कंजीनर, खुद से बनाया हुआ वैसा दिखने वाला कोई चीज जो हमने सिंथेसिस किया है, कंजीनर, वो दे रहे हैं। तो हम वो रिप्लेसमेंट के थ्रू भी ड्रग एक्शन करता है। जैसे कि लेवोडोपाइन पार्किंसोनिज्म, तो डोपामिन हमारी बॉडी में घट जाता है पार्किंसोनिज्म में, तो उसी का हमने एक सिंथेटिक प्रिकर्सर बनाया लेवोडोपा, वो देते हैं हम। या इंसुलिन इन डायबिटीज मेलाइटिस, जो हम रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन दे देते हैं, भले वो बॉडी का पार्ट नहीं है, इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट है, आर्टिफिशियली बनाया गया है, लेकिन वो डायबिटीज में हम दे देते हैं। आयरन एनीमिया, आयरन हम अनीमिया में दे देते हैं एक्सटर्नली। मतलब क्या कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई चीज घट रही है तो हम उसमें और पूर्ति दे रहे हैं, उसकी पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है, वो रिप्लेसमेंट हो जाता है। साइटोटॉक्सिक एक्शन मतलब सिलेक्टिव किलिंग ऑफ सेल फ्रॉम इन्वेडिंग माइक्रोब्स और कैंसरस सेल। मतलब सिलेक्टिव किलिंग, कोई भी सिलेक्टिव किलिंग कोई भी सेल की, कि हमारे यहाँ यदि यहाँ पर कैंसर है मान लेते हैं ऐसे जनरल, तो वो यहीं पर बस किल करेगा वो सेल्स को। तो सिलेक्टिव किलिंग फॉर इन्वेडिंग, या तो माइक्रोब्स, या तो कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो वो सिलेक्टिव किलिंग उसी की कर रहा है, या कोई कैंसरस सेल है तो कर रहा है। तो इस तरीके से इफेक्ट देता है ड्रग। तो जैसे कि पेनिसिलिन, जिडोविडीन और साइक्लोफॉस्फामाइड जो एंटी कैंसर ड्रग है, ये देते हैं तो एंटी कैंसर में, तो ये बता रहा है। तो मैंने बताया किस तरीके से ड्रग एक्शन करता है, या तो स्टिमुलेशन करेगा, या तो डिप्रेशन करेगा, या तो इरिटेशन करेगा, या तो रिप्लेसमेंट के थ्रू, या तो साइटोटॉक्सिक एक्शन। अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत, बेसिक सी टर्म थी, समझते चले। अब मेन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या बोल रहा है, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी अपनी दिखा के ड्रग को इफेक्ट देगा, बहुत कम ड्रग हैं, गिनती के ही वो 100 अपन ने गिन लिए। या तो फिर क्या बोल रहा है, इंटरेक्शन विद बायोमोलिक्यूल, जो हमारी बॉडी पूरी प्रोटीन की ही बनी है, रिसेप्टर्स भी प्रोटीन के, एंजाइम्स भी प्रोटीन के, तो उनके साथ इंटरेक्ट करके ड्रग या तो इफेक्ट देगा, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी दिखा के अपने इफेक्ट देगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी दिखा के अगर दे रहा है, जैसे कि बल्क लेक्सेटिव, ये सब बोला हम जो खाते हैं लेक्सेटिव, है ना, कॉन्स्टिपेशन में खाते हैं, तो ये क्या करता है, ये बल्क लेक्सेटिव अपना मास बढ़ाता है। स्टूल्स का मास बढ़ाने के कारण जो है वो स्टूल में जो लेक्सेटिव इफेक्ट देता है। लेक्सेटिव इफेक्ट मतलब कि हमारा जो इवैक्यूएशन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, मतलब कॉन्स्टिपेशन में ये काम करता है। इसके बाद डाइमेथिकोन पेट्रोलियम जलीय ओपेसिटी के थ्रू अपना इफेक्ट देता है। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कर देता है यूवी रेस का, इसके थ्रू इफेक्ट देता है। एक्टिवेटेड चारकोल एड्सॉर्प्शन, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा एड्सॉर्प्शन,
कोई भी सरफेस पे कोई भी पॉइजन है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एब्जॉर्प्शन, एक्टिवेटेड चारकोल, एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब, सरफेस पे चिपका के बाहर ले जाएगा। उसके बाद मेनिटॉल या मैग्नीशियम सल्फेट ऑस्मोटिक एक्टिविटी देते हैं, मतलब हाई, जो आपका क्या बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उस हिसाब से ये क्या करते हैं, हमारा जो वाटर, वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको लेके बाहर निकालते हैं। उसके बाद I-131 मतलब रेडियो एक्टिविटी शो करता है। इसके अलावा एंटासिड की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन। एंटासिड मतलब क्या, मतलब हमारी बॉडी में एसिड बढ़ गया है, उसके अपोजिट एंटासिड मतलब क्या, मतलब हो गया है कि हमारा बेस है, बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम देते हैं। तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। पोटेशियम परमैंगनेट केमिस्ट्री में कई बार पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में काम आ जाता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे बॉडी में देते हैं। चिलेटिंग एजेंट EDTA, डाइमरकैप्रोल। तो डाइमरकैप्रोल या फिर EDTA की बात करें तो ये क्या है, हमारी बॉडी में अगर कोई पॉइजनिंग हो गई है तो उस पॉइजन में चिलेटिंग मतलब ये अपना लीगेंड देके उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के और उसको क्या कर देंगे, बॉडी से बाहर कर देंगे, उसको इनइफेक्टिव कर देंगे, चिलेटिंग एजेंट हो गया। उसके बाद कोलेस्टिरामीन जो है सिक्वेस्ट्रिंग बाइल में सिक्वेस्टर होकर काम करता है। मेस्ना जो है वो किसके, साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ एंटी कैंसर ड्रग में देते हैं। ये एक्चुअली में क्या करता है कि जो साइक्लोफॉस्फामाइड हम ड्रग देते हैं एंटी कैंसर, तो कई बार क्या हो जाता है उस कारण से जो है फ्री रेडिकल्स या फिर ऑक्साइड्स जो हैं जनरेट होते हैं जो कि हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं। तो ये क्या करता है, उसको खाता है। स्कैवेंजिंग वेसिकोटॉक्सिक एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड, जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट साइक्लोफॉस्फामाइड बनाता है उसको ये खा जाता है मेस्ना। तो साइक्लोफॉस्फामाइड की टॉक्सिसिटी घटाने के लिए हम एंटी कैंसर थेरेपी में मेस्ना उसके साथ देते हैं। तो ऐसे करके ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इफेक्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लगभग इतने ही ड्रग थे। अब आ जाता है कि हमारी बॉडी तो पूरी प्रोटीन है, तो इंटरेक्शन विद बायोमोलिक्यूल जो कि प्रोटीन होते हैं जनरली, तो ये 4 ग्रुप्स में है, हमने डिवाइड किया है, एंजाइम्स, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स और रिसेप्टर्स। ठीक है, तो एंजाइम्स की हम बात करते हैं। एंजाइम्स क्या, एंजाइम्स के बारे में हम पहले भी वीडियो का लिंक में डाल दूंगा, डिस्कस कर चुके हैं, तो उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम थोड़ा सा एंजाइम के बारे में जानेंगे। दीज आर द इंपॉर्टेंट टारगेट ऑफ ड्रग, इंपॉर्टेंट टारगेट है ड्रग एक्शन का। ड्रग्स कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे एंजाइम्स की। एंजाइम्स हमने पूरा वहां देख लिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है जानते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती घटाती ही एंजाइम है। तो वही वो बोल रहा है कि ड्रग्स जो है या तो डिक्रीज कर देंगे या तो इंक्रीज कर देंगे, जैसा हमें इफेक्ट चाहिए। एंजाइम स्टिमुलेशन जनरली ऑकर्स थ्रू नेचुरल सबस्ट्रेट, एंजाइम स्टिमुलेशन कैसे होता है, जनरली ऑकर्स थ्रू नेचुरल सबस्ट्रेट। मतलब क्या बोल रहा है कि जनरली एंजाइम स्टिमुलेशन कैसे होता है, उसके को फैक्टर्स होते हैं, जैसे पायरिडॉक्सिन कई एंजाइम का को फैक्टर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो इसके स्टिमुलेट कराते हैं ना। लेकिन कई केसेस में, इन मेनी केसेस ऑकर्स थ्रू रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के थ्रू भी एंजाइम वर्क करती है। जैसे एड्रेनलिन स्टिमुलेट हेपेटोग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज थ्रू बीटा रिसेप्टर एंड साइक्लिक एएमपी। ये जो हेपेटोग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है, जो कि एड्रेनलिन स्टिमुलेट करा रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करा रहा है, वो कैसे करा रहा है, बीटा रिसेप्टर पे पहले वर्क करेगा, फिर साइक्लिक एएमपी जनरेट होगा, उसके बाद ये हमने पूरा साइक्लिक एएमपी पाथवे और IP3 DAG पाथवे भी देख चुके हैं पहले वीडियोस में, तो आप लोग जाकर वहां देख सकते हैं। इसके बाद क्या मैं बोल रहा हूँ कि एंजाइम्स में बोल रहा है कि एंजाइम्स एक्चुअली में क्या करती है, इस सबस्ट्रेट का स्टिमुलेशन एफिनिटी जो है, स्टिमुलेशन जो क्या करता है, स्टिमुलेशन क्या करता है, सबस्ट्रेट की एफिनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, एंजाइम का स्टिमुलेशन जो सबस्ट्रेट है उसमें बाइंड होने की एफिनिटी, एंजाइम में बाइंड होने की एफिनिटी को बढ़ाता है, जिससे क्या हो जाता है, रेट कांस्टेंट जो है वो लो हो जाता है। मतलब अपन पहले भी देख चुके हैं, एंजाइम्स का मतलब है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाती है, वरना तो सबस्ट्रेट एक दूसरे से मिलके भी रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन को छोड़ के। लेकिन एंजाइम्स क्या होती है, एंजाइम्स क्या करती है, वो सबस्ट्रेट को एफिनिटी, दो सबस्ट्रेट एक दूसरे में पास बाइंड हो सके, उसकी एफिनिटी को बढ़ाती है एंजाइम, ताकि जो रेट कांस्टेंट है वो कम हो सके और जल्दी से जल्दी हमको रिजल्ट मिले। अब हम पढ़ लेते हैं आयन चैनल्स। तो आयन चैनल्स जो डायग्राम है इसी से सब क्लियर हो जाएगा। आयन चैनल्स मतलब कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि चैनल के जैसे एंट्री करना है किसी को कि नहीं करना है वो डिसाइड करते हैं, गेट के जैसे हैं, गेट बने हुए हैं, और गेट खुलता है जब कोई ओपनर उस पर अटैच हो जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर कोई मॉड्यूलेटर आ जाता है। तो ये जो गेट है, गेट जनरल टर्म में बोल रहे हैं, आयन चैनल खुलता है, आयन एंट्री मारता है, जिस कारण सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू अलग अलग मैकेनिज्म होता है। These are protein which participate in transmembrane signaling and regulating intracellular ionic composition। मान के चलिए सोडियम एंट्री ले रहा है तो इंट्रासेलुलर आयनिक कंपोजिशन चेंज हो रही है, उसी के लिए वो बोल रहा है आयन चैनल। तो ड्रग जो है वो इनको दो तरीके से इफेक्ट करता है, या तो रिसेप्टर के थ्रू,
कोई रिसेप्टर पे बाइंड होगा ड्रग, लिगैंड गेटेड या जीपीसीआर, जिस कारण से आयन के जो कंपोजिशन चेंज होगी, आयन चैनल खुलेंगे। या फिर डायरेक्ट बाइंडिंग, डायरेक्ट बाइंडिंग में जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक विच ऑब्स्ट्रक्ट वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल। लोकल एनेस्थेटिक क्या करते हैं, सोडियम चैनल जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते, रोक देते वोल्टेज सेंसिटिव को। अब अगला एग्जांपल है क्विनिडीन, जो ब्लॉक कर देते हैं मायोकार्डियल सोडियम चैनल को। डॉफ्टेलेनाइड है जो अम्यूडारोन जो है वो क्या कर देता है, ब्लॉक्स मायोकार्डियल डिलेड रेक्टिफाइड चैनल को, पोटेशियम चैनल को, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है निफेडिपिन, ब्लॉक्स एल टाइप ऑफ सेंसिटिव वोल्टेज सेंसिटिव चैनल को। ये क्या बोल रहा है, एल टाइप ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है कौन, निफेडिपिन। निकोरेंडिल जो है ओपन कर देता है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को। सल्फोनिलयूरिया इनिबिट कर देता है पैनक्रियाटिक एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को। अमिडारोन इनिबिट कर देता है रीनल सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को। ये सब चीजें मैंने बोली, तो कुछ इनिबिट कर रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, पोटेंशिएट कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, वैसे ही करते होंगे कि ओपनर जो है या तो उधर पे जो है ओपनर से अगर ओपनर की जगह पे बाइंड होंगे तो ओपनिंग करेंगे, या मॉड्यूलेटर पे जाएंगे तो या तो क्लोजिंग करेंगे, जो अलग अलग इफेक्ट करेंगे। इस तरीके से आयन चैनल्स हो जाता है। ट्रांसपोर्टर मतलब क्या, ट्रांसपोर्टर मतलब ये ट्रांसपोर्ट करने वाला, ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है, ये उसने बैठाया, ये घूमा अंदर। अरे बात समझ आ रही है, ये वही बोल रहा है। तो ट्रांसपोर्टर क्या बोल रहा है, सबस्ट्रेट ट्रांसलोकेट होता है अक्रॉस मेम्ब्रेन विद स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर के साथ बाय इधर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो कई जो मेनी ड्रग्स डायरेक्टली इंटरेक्ट विद एसएलसी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर, सॉलिड कैरियर जो है उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं टू इनहिबिट ऑनगोइंग इफेक्ट, ठीक है। अब एग्जांपल है डेसिमिप्रामिन, कोकीन ब्लॉक्स न्यूरोनल अपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन बाय इंटरेक्टिंग विद एनईटी रिसेप्टर, एनईटी ट्रांसपोर्टर, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, एनईटी से क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। डेसिमिप्रापिन जो क्या कर देता है, ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर मतलब क्या कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो डेसिमिप्रापिन और कोकीन जो है, डेसिमिप्रामिन और जो कोकीन है वो उसको ब्लॉक कर देता है। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टर पे भी ब्लॉक करने का ड्रग का इफेक्ट है। अब हम अगला देखेंगे रिसेप्टर्स। तो आइए अब हम लोग रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। रिसेप्टर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन बड़ी टेक्निकल सी लिख दी है। इट इज डिफाइंड एज मैक्रोमोलिक्यूल, है ना, प्रोटीन हमेशा मैक्रोमोलिक्यूल ही होता है, तो प्रोटीन रिसेप्टर होता है। तो इट इज डिफाइंड एज मैक्रोमोलिक्यूल और बाइंडिंग साइट, वो जगह जहां पर ड्रग जाके बाइंड होगा, लोकेटेड ऑन द सरफेस पर लोकेटेड होगा। कैसे सरफेस पर, अभी एक स्किन है, ऐसे ही बॉडी में भी अंदर भी सरफेसेस हैं, तो लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड द इफेक्टर सेल, या तो सरफेस पे या इफेक्टर सेल के इनसाइड, मतलब सेल के इनसाइड भी प्रेजेंट हो सकता है। दैट सर्व्स टू रिकॉग्नाइज, क्या सर्व करता है, रिकॉग्नाइज करने का, क्या, सिग्नल मॉलिक्यूल। मतलब अगर कोई ड्रग आया जिस कारण से जो सिग्नल प्रोड्यूस हुआ कि भाई वो क्या बोलना चाह रहा है, दैट सर्व्स टू रिकॉग्नाइज, ड्रग कुछ बोलना चाह रहा होगा ना कि हार्ट रेट बढ़ा, भाई तू बीपी बढ़ा, तू बीपी घटा, दैट सर्व्स टू रिकॉग्नाइज द सिग्नल मॉलिक्यूल। क्या रिकॉग्नाइज करना, सिग्नल मॉलिक्यूल या ड्रग, एंड इनिशिएट द रिस्पॉन्स टू इट, और उसके बाद इनिशिएट की, अब भैया चालू करते हैं काम, इनिशिएट द रिस्पॉन्स टू इट बट itself has no action, पर रिसेप्टर का खुद का कोई एक्शन नहीं होता। अरे बात समझ आ रही है, ये हो गया रिसेप्टर की डेफिनेशन। अब ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन कैसे करता है, ड्रग जो है रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करता है तो किस किस वे में करता है। फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन। वैसे तो हमने देख लिया वो किस मैकेनिज्म से करता है, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, वो सब देख लिया, लेकिन ड्रग क्या होता है, ड्रग किस किस फॉर्म में, कौन से अवतार हैं ड्रग के, कि भाई ड्रग किस किस फॉर्म में होता है। एक होता है एगोनिस्ट होता है। एगोनिस्ट का मतलब एजेंट विच एक्टिवेट रिसेप्टर, जो एक्टिवेट कर दे रिसेप्टर को, टू प्रोड्यूस इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल। मतलब ये बोल रहा है कि वैसा ही इफेक्ट दे दे जैसा हमारी बॉडी में प्रेजेंट कोई प्रिकर्सर उसको दे रहा था रिसेप्टर को। जैसे मान लेता हूं मैं कि यहां पर जो है मैं दे देता हूं आपको जो कोई भी ड्रग है, ठीक है। तो अगर मैं कोई ड्रग देता हूं और मान के चलो मतलब हमारी बॉडी में कोई ना कोई एक ऐसा प्रिकर्सर या कोई मॉलिक्यूल था जो यहाँ बाइंड हो रहा था रिसेप्टर में, और उससे क्या हो रहा था, बीपी बढ़ रहा था। और मैं जो ड्रग दे रहा हूं वो ड्रग जो है, वो जो मॉलिक्यूल जो बाइंड हो रहा था रिसेप्टर पे उसी के जैसा है स्ट्रक्चरली, वैसा का वैसा ही इफेक्ट दे रहा है, मतलब वो भी बीपी बढ़ा रहा है। मतलब जो हमारी बॉडी में नेचुरल प्रिकर्सर था, यदि उसकी कमी हो गई है तो ये उसकी कमी को पूरी कर रहा है, उसको जाके बाइंड हो रहा है रिसेप्टर में, ताकि भाई
वो नेचुरल मॉलिक्यूल नहीं आ पा रहा, तो एक काम करता हूं, मैं जाके बाइंड हो जाता हूं और बीपी बढ़वाता हूं, उसको एगोनिस्ट बोलते हैं। मतलब वो जैसा प्रिकर्सर या फिर जैसा कि फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल इफेक्ट दे रहा था, वैसा का वैसा ही इफेक्ट एगोनिस्ट देता है, मतलब पॉजिटिव वे में। ठीक है। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है? एन एजेंट विच एक्टिवेट रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ एगोनिस्ट। इनवर्स खुद ही नाम बता रहा है, मतलब रिसेप्टर पे बाइंड होगा और अगर बीपी बढ़ा रहा था तो उसका उल्टा करेगा, बीपी घटाएगा, उसको बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। अगला क्या? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट एक्चुअली में क्या है? एंटागोनिस्ट का मतलब है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो उसकी कुर्सी पे जाके बैठ जा रहा है। जैसे चेयर रेस होती है जो जिसमें वो जो चेयर जो होती है लिमिटेड होती है, जिसमें फिर वो भागते हैं दौड़ते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है कि लिमिटेड चेयर से जो बैठ गया वो बैठ गया, दूसरा नहीं बैठ सकता। वही वाली बात हो जा रही है कि एंटागोनिस्ट जो है वो क्या कर दे रहा है? एफिनिटी पर मेन इसका डिपेंडेंट होता है कि भाई रिसेप्टर पे जाके ये जल्दी से जाके एन एजेंट विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट ऑन द रिसेप्टर और सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स बट डज नॉट हैव इट्स ओन इफेक्ट। क्या कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जो एगोनिस्ट का इफेक्ट है उसको प्रिवेंट कर रहा है, या फिर जो सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स आने वाला था एगोनिस्ट देने के बाद उसको प्रिवेंट कर रहा है। इसका खुद का कोई एक्शन नहीं, बस जाके बैठ जा रहा है कुर्सी पे, वही वो बता रहा है। पार्शियल एगोनिस्ट क्या है? पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब है आधा एगोनिस्ट है, मतलब कहीं ना कहीं आधा एंटागोनिस्ट भी होगा। तो एन एजेंट इन विच रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट सब मैक्सिमल इफेक्ट, मतलब ये बोल रहा है कि एक ऐसा एजेंट जो अगर रिसेप्टर में अगर पूरे रिसेप्टर फुलफिल नहीं है, मतलब जितने भी मात्रा में रिसेप्टर्स हैं उसमें अगर आधे लेवल तक रिसेप्टर फुलफिल किए इसने, है ना, आधे रिसेप्टर्स में अगर जाके बाइंड हुआ तो ये एगोनिस्ट का इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर ये जैसे ही क्या बोल रहा है कि इफेक्ट बट एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ फुल एगोनिस्ट, लेकिन जो अगर हमारा एगोनिस्ट है अगर वो फुली ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसके एक्शन को ये एंटागोनाइज कर देता है। मतलब ये पार्शियल है, आधे पे काम करेगा आधे पे नहीं करेगा। ठीक है। अब आ जाता है लीगेंड। लीगेंड क्या होता है? लीगेंड कुछ नहीं होता है, वो मॉलिक्यूल जो कि इस पर जाके अटैच होगा। क्या बोला? एनी मॉलिक्यूल विच अटैच सेलेक्टिवली टू पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, है ना, selectively to particular receptor or site. This term only indicates affinity और binding. ये सिर्फ affinity और binding को indicate कर रहा है receptor ligand, मतलब बाइंड होने वाली चीज जो बाइंड होगी और कुछ इफेक्ट भी देगी कुछ नहीं भी देगी, कुछ देगी तो कुछ बढ़ा देगी इफेक्ट, कुछ घटा भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, बस लिगेंड है। ये बता रहे कि अटैचमेंट की एक टर्म है लिगेंड। एक्चुअली में अगर आप इसकी बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो कि 11th क्लास में आप पढ़ते थे, तो उसके हिसाब से 12th क्लास में उसके हिसाब से तो लिगेंड का मतलब है लोन पेयर डोनर। ठीक है ना, उसके हिसाब से तो ऐसा मतलब। एफिनिटी की बात करते हैं, मतलब वो जो ड्रग है उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो रिसेप्टर पे बाइंड कर सके, वो एफिनिटी। एफिकेसी मतलब इफ कैपेसिटी टू इंड्यूस फंक्शनल चेंजेस, उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो फंक्शनल चेंज मतलब बॉडी में कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा सके, बीपी बढ़वाना है तो कितना बढ़वा सके, वो एफिकेसी है। ठीक है, एफिकेसी को हमने वहां पर देखा था। उसके बाद आ जाता है, अब आपका आ जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर में क्या बोल रहा है? ये रिसेप्टर का मैंने डायग्राम बनाया। अब रिसेप्टर में या तो ये एगोनिस्ट इस पे जाके बाइंड करेगा, ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म होगा, जो कि जैसे कि IP3DAG पाथवे हो या साइक्लिक AMP पाथवे हो, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। अगर वो है तो फिर उसके बाद इफेक्टर से इफेक्ट आएगा। या ये हो कि एंटागोनिस्ट हो, तो एंटागोनिस्ट कैसे जाके उधर बाइंड हो जाता है? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऐसे जाके बाइंड हो जाता है कि वो कॉम्पिटिशन करता है। मैंने बोला ना, इसका कैसे करता होगा, तो अब भाई कुर्सी में फिट भी तो आना चाहिए। तो एंटागोनिस्ट का भी स्ट्रक्चर लगभग देखो सिमिलर ही होता है एगोनिस्ट से, ताकि वो रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो सके। ठीक है। इसके बाद जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है उसका कोई काम नहीं रहता, इनसे कॉम्पिटिशन करना ही नहीं है, झंझट ही खत्म। जो रिसेप्टर की एलोस्टेरिक साइट है वहां पर जाके बैठेगा। और अगर मान के चलते हैं ये रिसेप्टर ऐसा है, मान लेते हैं हम कि ये रिसेप्टर जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसा नेचुरली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते होंगे रिसेप्टर, पर मान लेते हैं ऐसा है, तो क्या करेगा ये? अगर वहां जाके बाइंड हो गया, कौन? इनकम्प्लीट एंटागोनिस्ट नॉन कॉम्पिटिटिव, तो क्या होगा कि ये पूरा चेंज ही हो जाएगा, ऐसा कुछ रिसेप्टर बन जाएगा, मतलब उसका चेंज ही हो गया, कंफर्मेशन ही चेंज होगा रिसेप्टर का, जिस कारण से जो है अब तो कोई भी बाइंड नहीं हो सकता, ना कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और ना एगोनिस्ट। तो वही बात हो रही है कि जो है तुम्हारा नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऐसे इफेक्ट करता है। अब ये रिसेप्टर्स की हमने जो बात करी, रिसेप्टर्स किस किस फैमिली में बिलोंग करता है, तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, मतलब 4 सुपर फैमिली रिसेप्टर बहुत सारे हमारी बॉडी में होते हैं डिफरेंट टाइप के, लेकिन उनके किस परिवार से बिलोंग करते हैं, तो 4 सुपर फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब 4 टाइप के बेसिक बड़े लेवल पे हम देखें तो रिसेप्टर होते हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, जैक स्टेट काइनेज बाइंडिंग रिसेप्टर। ठीक है।
अब क्या मैं बोल रहा हूं कि एक नोट लिखा है, ड्रग एक्शन एंड ड्रग इफेक्ट टर्म दो यूज इंटरचेंज। कई बार हम बोल देते हैं ड्रग का एक्शन हो गया, कई बार बोल देते हैं हम ड्रग का इफेक्ट हो गया। भले हम दोनों को इंटरचेंजेबली बोल देते हैं, लेकिन बात ये हो जा रही है कि ये दोनों सिनोनिमस नहीं है। ड्रग एक्शन का मतलब होता है रिसेप्टर के साथ बाइंड होना और उसके बाद जो वो वहां पर इफेक्ट देता है, और ड्रग इफेक्ट का मतलब होता है ओवरऑल जो बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट चेंज जो आता है उसको ड्रग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीज ध्यान में रखने की थी। अब आगे हम रिसेप्टर को GPCR सबको डिटेल में देख लेते हैं, और उसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो एक डिटेल में हम पूरा रिसेप्टर और रिसेप्टर फार्माकोलॉजी में पूरी थ्योरीज और उसका पूरा मैकेनिज्म जो है उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये जो रिसेप्टर है GPCR उसको देख लेते हैं। हम लोग पहले भी देख चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब देख चुके हैं। GPCR का जो मैं जैसा बोलता जा रहा हूं बिल्कुल वैसे का वैसे ही थ्योरी है। जब भी आपको नोट्स में बनाना है तो बिल्कुल वैसा ही बना सकते हैं, सेंटेंस में फ्रेम करके। GPCR क्या है? सरफेस रिसेप्टर है, सरफेस मेम्ब्रेनस रिसेप्टर है, जिसमें लगभग जो 7 हेलिकल प्रोटीन से बना हुआ है। 7 अल्फा हेलिकल जो प्रोटीन स्ट्रैंड्स है उससे मिलकर बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा हेलिकल, जिसके जो है कुछ क्या बोलेंगे एक्सट्रूजन्स जो है, मतलब जो यही प्रोटीन्स के जो क्या बोलेंगे बल्ज आउट पार्ट है, उससे वो 3 डोमेन बनाता है। बाहर साइड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, मतलब ये बाहर की चीज है, ये अंदर की चीज है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो बीच की लेयर है। तो 3 जो वो है वो बाहर लूप बनाता है। 1 2 3 मैंने नेमिंग कर दी, 1 2 3 3 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स होते हैं और 3 इंट्रा सेलुलर लूप्स बना देता है। 1 2 3 मैंने नेमिंग कर दी ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमको पता है, ये बाइफॉस्फोलिपिड लेयर है 100 एंगस्ट्रॉम की। अरे बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम पूरी कहानी देखो। 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेनस हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मतलब क्या? मतलब प्रोटीन। अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। वैसे 7 अल्फा हेलिकल हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो है उससे मिलकर ये रिसेप्टर बनता है। अब ये रिसेप्टर में जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट होती है वो क्या बोल रहा है? द एगनिस्ट बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड समवेयर इन द हेलिसेस ऑफ द फेस। मतलब ये बोल रहा है कि मैंने कोई एगनिस्ट कोई ड्रग दिया, वो ऐसा ड्रग था, ठीक है, वो ड्रग आके कहीं इन बीच में ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर हेलिसेस जो है वहां पर कहीं पर आके ऐसे अटैच हो जाएगा। ठीक है, जब ये अटैच होगा तो क्या होगा? जब ये अटैच होगा क्या होगा? अटैच, ये एगोनिस्ट जैसे ही जाके अटैच होगा तो हम पूरी कहानी समझेंगे। क्या होता है? ये क्या बोल रहा है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, यानी कोई ना कोई प्रोटीन है उसके साथ कपल होगा, ये होता है जी प्रोटीन। ये फ्लोट करता रहता है हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, साइटोप्लाज्म में। ये ऐसे आएगा, ठीक है, आया। अभी ये क्या है? अभी इसकी 3 सब यूनिट होती है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा, अल्फा जो सब यूनिट होती है वो ये डोमेन्स के साथ अटैच होती है। तो ये जी प्रोटीन घूम रहा था और जीटीपी के साथ अटैच रहता है। ठीक है, तो जैसे ही ये कोई जो ये आपका एगोनिस्ट बाइंड हुआ तो ये जो जी प्रोटीन है इससे जाके अटैच होगा। किससे? ये डोमेन से जाके। चलो हम देख लेते हैं, एक काम करते हैं। अब ये जो जीडीपी था ये आगे आ गया और यहां पर आके ये अटैच हो गया। ठीक है, हो गया। जैसे ही ये होता है अटैच तो ये जो जीडीपी है ये जीडीपी की जगह रिप्लेस कर लेता है जीटीपी, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच हो जाता है और जैसे ही ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच हो जाता है ये जो बीटा और गामा सब यूनिट है ये यहां से गायब हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ बचती है आपकी, क्या बचती है? अल्फा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट बचती है और ये जो बीटा गामा सब यूनिट है ये डिटैच हो जाती है। अरे बात समझ आई? ये जो है ये अलग हो गई। अब अलग होने के बाद ये अल्फा सब यूनिट आई। अब अल्फा सब यूनिट जो है वो इफेक्टर पे वर्क करती है। इफेक्टर पे वर्क करती है मतलब जनरली जैसे कि एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम जो है उस पर वर्क करेगी, जिसके कारण साइक्लिक एएमपी जनरेट होगा। उस
उसके कारण डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स आएंगे। अब साइक्लिक एएमपी पाथवे जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं वीडियोस में, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि क्या ये किस तरीके से मैकेनिज्म वर्क करता है। पर अभी जो रिसेप्टर का जो हमने फिजियोलॉजी वो ऐसे देखी कि ये 7 हेलिकल स्ट्रक्चर है, 3 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप है, 3 इंट्रा सेलुलर लूप्स हैं, जिसमें ये जी प्रोटीन फ्लोट करता रहता है प्लाज्मा जो साइटोप्लाज्म में। इसमें जीटीपी अटैच होता है, 3 इसकी सब यूनिट होती है अल्फा बीटा गामा। ये जो अल्फा बीटा गामा सब यूनिट होती है जब कोई एगोनिस्ट बाइंड, अब ये जो हमारे जी प्रोटीन थे, जो हमने दिखाया कि जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है उसके बाद इफेक्टर पे वर्क होता है। जी प्रोटीन की जो अल्फा सब यूनिट होती है, अल्फा सब यूनिट में डिफरेंस होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जी प्रोटीन है और डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट दिखाते हैं। तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ जी प्रोटीन डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर अल्फा सब यूनिट हैव बीन डिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट वंस जो है सिर्फ जो खास खास है उसको देख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। जीएस क्या होता है, जीएस जो होता है वो एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम जो है, इसकी सब यूनिट, सबके अल्फा अल्फा सब यूनिट में फर्क आ रहा है इसलिए अलग अलग है, तो अलग अलग इफेक्ट दिखा रहे हैं। जैसे जीएस जो है एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करेगा, बढ़ाएगा, जिसके कारण साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा, जिसके कारण कैल्शियम चैनल जो है ओपन होगा या कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना। इसके एग्जांपल है बीटा 1 बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। मतलब अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि जो हमने पहले पढ़ा था साइक्लिक एएमपी पाथवे, आप लोग जाके देख सकते हैं, जिनने नहीं पढ़ा है वो देख सकते हैं। तो वो ये जो जीएस वाला है वो ये पाथवे फॉलो कर रहा है। अब जीआई क्या है, एडिनाइल साइक्लेस को घटा रहा है, जिस कारण से पोटेशियम का चैनल ओपन हो रहा है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है ना, पोटेशियम परमिएबिलिटी बढ़ रही है। इसका एग्जांपल है अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो एक बात बताओ, ये एडिनाइल साइक्लेस को घटा रहा है, मतलब ये साइक्लिक एएमपी पाथवे है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अब जो है तो उसके जो इफेक्ट वहां पर जो हुए होंगे उसके भी उल्टे इफेक्ट दे रहा है ये, ठीक है। अब जियो क्या करता है, जियो जो है वो कैल्शियम चैनल को डिक्रीज कर रहा है, कैल्शियम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा है। ये क्या है, ये D2 टाइप के रिसेप्टर है, डोपामिनर्जिक। GQ क्या कर रहा है, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम को बढ़ा रहा है, जिस कारण से फॉस्फोलाइपेज 3 एंजाइम को बढ़ा रहा है, जिससे क्या हो जा रहा है कि आपका जो है अल्फा जो इफेक्ट आ रहा है अल्फा 1, तो ये क्या कर रहा है, ये IP3DAG पाथवे फॉलो कर रहा होगा फिर पक्का से। अरे बात समझ आ रही है? ठीक है। इसके बाद क्या है, ये G13, ये अलग से रिसेप्टर है सोडियम और हाइड्रोजन एक्सचेंज को बस ध्यान रखने के लिए, बाकी इसका अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम, ये 4 का डिस्कस करेंगे। तो बात समझ आ रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। अल्फा सब यूनिट में चेंज का आने के कारण अलग अलग टाइप के जी प्रोटीन है, अलग अलग टाइप के इफेक्ट दे रहे हैं। हमने पाथवे पढ़ लिए हैं, IP3DAG पाथवे और साइक्लिक एएमपी पाथवे, टोटल उसी से ये लोग वर्क कर रहे हैं। अब ये हमने देखा अभी तक, तो या तो एडिनाइल साइक्लिक एएमपी पाथवे बढ़ रहा था, जहां पर एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम इंड्यूस हो रही थी, फिर साइक्लिक एएमपी पाथवे हो रहा था, या तो ये कंडीशन हो रही थी या तो उसके अपोजिट कंडीशन हो रही थी। IP3DAG पाथवे में कुछ नहीं हो रहा था, और कैल्शियम चैनल रेगुलेशन में या तो कैल्शियम चैनल रेगुलेशन बढ़ रहा था, कैल्शियम चैनल रेगुलेशन घट रहा था, या पोटेशियम चैनल रेगुलेशन बढ़ रहा था। यही इतनी ही कंडीशन हो रही थी, ये 3 इसमें नॉर्मल कंडीशन और इसमें ऐसा, ठीक है ना। तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम इंड्यूस जो करे फिर साइक्लिक एएमपी पाथवे को बढ़ाए, उसमें है आपका एड्रेनर्जिक बीटा, लेकिन जो उसको घटाए उसमें अल्फा। हिस्टामिनर्जिक जो है उसमें हिस्टामिन H2 जो बढ़ाए H2 रिसेप्टर, ठीक है, H2 रिसेप्टर का इधर कोई रोल नहीं। उसके बाद मस्करीनिक रिसेप्टर जरूर जो है वो साइक्लिक एएमपी पाथवे को घटा रहा है। इसके बाद डोपामिन D1 क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, D2 जो है घटा रहा है। ग्लूकेगॉन जो है वो भी इसको बढ़ा रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बढ़ा रहा है। ACTH मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो बढ़ा दे रहा है आपका। तो ये कहां से, ये आपका हाइपोथैलेमस से निकलेगा, हाइपोथैलेमस से या पिट्यूटरी से, मैं भूल रहा हूं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी से निकलेगा, तो उसका जो रिसेप्टर है वो उस पाथवे को बढ़ा रहा है। प्रोस्टाग्लैंड EP2 रिसेप्टर, IP रिसेप्टर, एडिनोसाइन A2 रिसेप्टर ये बढ़ा रहा है ना। ये HT1 रिसेप्टर घटा रहा है, गाबा B रिसेप्टर घटा रहा है। ओपियोइड म्यू एंड डेल्टा जो है वो भी साइक्लिक एएमपी पाथवे या फिर उसको
घटा रहा है, और इधर देखें तो पोटेशियम चैनल रेगुलेशन को बढ़ा रहा है। ओपियोइड के जो है वो कैल्शियम चैनल रेगुलेशन को घटा रहा है, ठीक है। इसके अलावा एडिनोसाइन 80 जो रिसेप्टर है वो क्या कर रहा है, साइक्लिक एएमपी पाथवे को घटा रहा है। एडिनोसाइन 81 रिसेप्टर जो है वो IP3 पाथवे के, वही रिसेप्टर IP3 पाथवे जो है उसको बढ़ा रहा है। और इसके बाद एडिनोसाइन A1 जो एडिनोसाइन A1 रिसेप्टर है वो जो है कैल्शियम रेगुलेशन को भी घटा रहा है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन EP3 जो है, प्रोस्टाग्लैंडिन मतलब PGE3 जो है वो साइक्लिक एएमपी पाथवे को घटा रहा है। और वही PGE3 जो है, और इसके अलावा क्या बोलेंगे, PGE1, ठीक है, PGE1 और PGF2 अल्फा जो है वो भी क्या कर रहा है, आपका IP3DAG पाथवे जो है उसके थ्रू वर्क कर रहा है, मतलब इसको बढ़ा रहा है। लेकिन जो EP3 जो है वो जो इधर घटा रहा था यहाँ बढ़ा रहा है। इसके अलावा जो है ये हो गया। इसके बाद सोमैटोस्टैटिन जो है, सोमैटोस्टैटिन जो IP3DAG पाथवे को बढ़ा रहा है। एडिनोसाइन जो है, एडिनोसाइन भी जो है इस पाथवे को घटा रहा है, ठीक है। तो अगला कैटेगरी इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर को हम देख लेते हैं। आयन चैनल रिसेप्टर, नाम बता रहा है आयन को रेगुलेट करने वाला। इसको लिगेंड गेटेड आयन चैनल भी रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये या तो डीपोलराइजेशन करता है। डीपोलराइजेशन अगर आपने नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन पढ़ा हो तो सोडियम के इन्फ्लक्स को बोलते हैं, ठीक है। डीपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन का मतलब है जब वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया है उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए -70 -90 मिलीवोल्ट कई बुक्स में लिखा रहता है, उसको रिस्टोर करने के लिए पोटेशियम को बाहर फेंकते हैं तो उसको हाइपरपोलराइजेशन बोलते हैं। कभी न्यूरोइमरल ट्रांसमिशन पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो वो जो चेंज आयनिक साइटोसोलिक मतलब अंदर जो साइटोप्लाज्म में आयन का चेंज होता है वो ये रिसेप्टर के थ्रू होता है। इसके एग्जांपल्स कौन से, निकोटिनिक रिसेप्टर कोलिनर्जिक वाला जो अभी हम ये देख रहे हैं, गाबा ए रिसेप्टर, ग्लाइसिन इनहिबिटरी रिसेप्टर, एक्साइटेटरी अमीनो एसिड में जाता है, काइनेट रिसेप्टर, NMDA रिसेप्टर, N-मेथिल डीएस्पार्टेट रिसेप्टर और कुछ क्वालिट रिसेप्टर। इसके अलावा 5-HT3 रिसेप्टर। अब हम इसकी पूरी कहानी देखते हैं। ये जो रिसेप्टर होता है ये रिसेप्टर पेंटामेरिक होता है, जिसमें कि दो यूनिट जो है वो अल्फा यूनिट होती है, बाकी बीटा गामा डेल्टा यूनिट होती हैं। जनरली क्या होता है कि हम कोई भी ड्रग जो देते हैं तो आयनिक रिसेप्टर के थ्रू वो ड्रग वर्क करता है जो लीगेंड के जैसे वर्क करता है। मतलब वो 2 अल्फा सब यूनिट जो है जनरली इसी पे बाइंड होता है वो लीगेंड। तो अगर वो आके ऐसे बाइंड हो जाता है, अगर ऐसे करके अगर वो बाइंड हो जाता है लीगेंड, जैसे ही लीगेंड बाइंड होता है तो ये मेम्ब्रेन जो है ये खुल जाता है। अरे बात समझ आ रही है, ये अल्फा सब यूनिट है, ये अल्फा सब यूनिट है, ये बीटा सब यूनिट है, ये गामा सब यूनिट है, ये डेल्टा सब यूनिट है, ठीक है। ये गामा सब यूनिट है, ये खुल गया। खुला जैसे ही तो ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड का या तो डीपोलराइजेशन सोडियम का हो रहा है तो ऐसा तो इन्फ्लक्स हो जाएगा। अरे बात समझ आ रही है। टोटल इसमें यही है, यही होता है इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर। एग्जांपल्स भी मैंने दे दिए, थ्योरी आप इसकी बना सकते हैं जैसा मैंने पूरा समझाया उसके हिसाब से। लीगेंड बाइंडिंग साइट अल्फा होती है जनरली, जैसे ही बाइंड होता है ये खुल जाता है और ओपनिंग हो जाती है रिसेप्टर की और आयंस का इन्फ्लक्स हो जाता है। अरे कोई दिक्कत, पूरी कहानी इतने में ही क्लियर हो गई होगी। अब इसमें कुछ थ्योरी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। अरे बात समझ आ रही है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगला कैटेगरी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इसी में जैक्सटेट काइनेस रिसेप्टर आता है जो हमने देखा था। तो ये क्या है, दिस हैव अ सब यूनिट विद एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। कुछ नहीं है, ये रिसेप्टर से नॉर्मल, इसमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और या फिर जैक्सटेट प्रॉपर्टी शो करते हैं। जेनस काइनेस और स्टैट मतलब हो जाता है सिग्नल ट्रांसड्यूस, स्टैट का मतलब हो जाता है आपका सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब सिग्नल को ट्रांसड्यूस करना एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। ये इस तरीके से करते हैं। तो पहला जो कैटेगरी होता है इंट्रिन, 2 टाइप से कैटेगरी होती है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की। या तो वो इंट्रिंसिक मतलब शुरुआत में ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिखा देगा या फिर जैक्सटेट के थ्रू दिखाएगा। तो इंट्रिंसिक में क्या बोलता है, इंट्रासेलुलर डोमेन जो है उसमें इधर प्रोटीन काइनेस एंजाइम होगी या ग्वानिन साइक्लेस एंजाइम होगी। ग्वानिन साइक्लेस जो एंजाइम है वो जनरली सिर्फ एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर ANF जो है उसके केस में होती है। वो CGMP को एक्टिवेट करके और फिर फर्दर जो है CGMP के एक्टिवेट करके फॉस्फोराइलेशन करके और फिर आगे वर्क करती है। तो हम ग्वानिन साइक्लेस को नहीं, हम जनरली इसको देख रहे हैं। ये मोनोमेरिक यूनिट है रिसेप्टर की, मोनोमेरिक यूनिट है।
तो ये जब कोई भी एगोनिस्ट जाके जब इन पे बाइंड हो जाता है, ऐसे आके जब कोई एगोनिस्ट बाइंड हो जाता है तो ये डाइमेराइज हो जाती है। और डाइमेराइज होने के बाद क्या करती है, ये प्रोटीन काइनेस एंजाइम जो अंदर होगी, प्रोटीन काइनेस एंजाइम जो होगी, प्रोटीन काइनेस एंजाइम को एक्टिवेट करने के बाद ये क्या करेंगी, प्रोटीन काइनेस जो है वो फॉस्फोराइलेट करेगी। पहले तो ऑटो फॉस्फोराइलेशन होगा, उसके बाद प्रोटीन काइनेस एंजाइम जो है फॉस्फोराइलेट करेगी दूसरी चीजों को, जैसे कि इंसुलिन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, उन चीजों को क्या करेगी, मतलब उन चीजों को बढ़ाएगी हमारी बॉडी में। कैसे बढ़ाएगी, फॉस्फोराइलेशन करके। फॉस्फोराइलेशन जो भी सबस्ट्रेट होगा अंदर उसका फॉस्फोराइलेशन करेगी, और फॉस्फोराइलेशन करके जो है उस प्रोटीन के थ्रू अपना मैकेनिज्म इफेक्ट देगी। और जनरली जो भी प्रोटीन होंगे वो SH2 रिसाइड उसमें होगा। अब ये जो प्रोटीन काइनेस है जनरली क्या करती, फॉस्फोराइलेट करती कहां पे, टायरोसिन रिसाइड पे। मतलब जो उसकी जो छोड़ होगा उस प्रोटीन का, जो सबसे आखिरी हिस्सा होगा उसमें जो सबसे लास्ट अमीनो एसिड होगा वो टायरोसिन होगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो इंट्रिंसिक एंजाइम रिसेप्टर जो है ये काम करता है। अब जैक-स्टैट काइनेस जो है वो जनरली न्यूक्लियर रिसेप्टर उसको बोलते हैं। उसमें हार्मोन आया मान के चलो, और उस पे सरफेस पे होता है पहले, फिर सरफेस पे आया, हार्मोन अटैच हुआ। जैसे ही हार्मोन, ये भी मोनोमेरिक होता है, तो जैसे ये मोनोमेरिक जो है जिसका डायमेराइजेशन होगा और जिस कारण से जो है जैक अटैच हो जाएगा, और जैक अटैच होने के कारण जो ये रिसेप्टर का है ये फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। और जैसे ही इस रिसेप्टर का फॉस्फोराइलेशन होगा तो एक अनदर मॉलिक्यूल जो है स्टैट आके अटैच होगा, और स्टैट आके अटैच होने के बाद जब इसका एक्टिवेशन हो जाएगा तो ये न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट हो जाएगा, और वहां पर जाके ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू अपने डिफरेंट इफेक्ट दिखाएगा। ये न्यूक्लियर रिसेप्टर है, स्टैट रिसेप्टर है ना, तो ये जैक-स्टैट काइनेस रिसेप्टर है। तो इस तरीके से जो है सारे रिसेप्टर्स मैकेनिज्म करते हैं। और आज मैंने बोला था आप लोगों को कि रिसेप्टर फार्माकोलॉजी का थोड़ा सा हम पिक्चर क्लियर करेंगे अभी के वीडियो में। तो मेरे को लगता है मैंने बहुत हद तक किया, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दिया है। और अगर आपको रिसेप्टर की डिटेलिंग अगर आप चाहिए हो तो कमेंट में बोले तो मैं रिसेप्टर की पूरी डिटेलिंग बना के दूंगा। आज वीडियो के लिए बहुत इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।